हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 कल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो ये भारत ने जीता है। उप विजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए पद पर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अजीत डोभाल को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए का 100वां सदस्य देश बना है दोस्तों। तो पैराग्वे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अरुंधति राय को। और किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि पीजीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कपिल देव को। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनेश राजा सुब्रमण्य को। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया। 21 जून को। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 20 जून को। और बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। जर्मनी में। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो पीटर पेलेग्रिनी है। ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों, ये हमारे करंट के क्वेश्चन है, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। थोड़े से करंट के क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, पुनः दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 का मनाया गया 17 जून को। और जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उषा ठाकुर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 का मनाया गया 29 जून को। और जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो अतुल कुमार चौधरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग करंट के अगले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपकी एसएससी में भी, रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज लगी हुई हैं। कई वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं।
तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वो वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी लगी हुई दोस्तों। आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी एमटीएस 2025 आ रहा है, एसएससी जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग करंट के अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है करंट का दोस्तों आपका, वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत के फिर से गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अमित शाह हैं। और जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका वी राजीवन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो रवि अग्रवाल को। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईदा सीसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो मेघालय की। और किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो डी रविशंकर को। नेक्स्ट, ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि आईजीसीआर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीजी कड़हाड़कर को। नेक्स्ट, किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आशीष कुमार दास को। और किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो शील नागू को। पूरी तरह से हर क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने? तो प्रहलाद जोशी हैं। और सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद ढोलकिया को। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। और भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने? तो जेपी नड्डा है। नेक्स्ट, किसे सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो एस राजीव हैं। और किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बीएन गंगाधर हैं, ध्यान रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट कंटेंट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से, किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, जहाँ पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। कंटिन्यू दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। दोस्तों आपके एग्जाम्स में जो आपका पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके 30 सेट में इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि एनआई से था। डाकले आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो 34वीं बटालियन के सिपाही थे। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट है आपका,
10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे के दिन मेरठ लोकेशन जरूर ध्यान रखें कि पैदल टुकड़ी यानी कि 29 से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अब चलेगा दोस्तों, इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट है आपका 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि दोस्तों कहाँ से इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो चलिए कंप्लीट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कानपुर से बात की जाए दोस्तों तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था, ध्यान रखेंगे। लखनऊ से बात की जाए दोस्तों तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था। करेक्ट आंसर होगा भगोह नदी के तट पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं दोस्तों, उत्खननकर्ता, खोज और संबंधित नदी तट। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन से हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के तट पर स्थित थे। तो यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल और संबंधित नदी तट के साथ साथ उनके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता और उसकी खोज कब हुई थी, यानी कि परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंस से किसी भी फॉर्मेट में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था। करेक्ट आंसर होगा भगोह नदी के तट पर। टॉपिक है हमारा, हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं उनके उत्खननकर्ता यानी कि खोजकर्ता, खोज कब हुई थी और संबंधित नदी तट। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता के भी नाम दिए गए, खोज कब हुई थी ये भी दे दिया गया है, और संबंधित नदी तट यानी कि वो हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के तट पर स्थित है पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, तो इनके उत्खननकर्ता यानी कि इनकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो की बात की जाए दोस्तों तो इसकी खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 ईस्वी में, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों आपका चन्हू, जिसकी खोज एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी 1931 ईस्वी में, यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट रंगपुर की बात की जाए दोस्तों तो इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में, यह मादर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ की बात की जाए दोस्तों इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1953 से 55 ईस्वी के बीच में, यह सतलज नदी के तट पर स्थित था। लोथल की बात की जाए दोस्तों इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1955 से 62 ईस्वी के बीच में, यह भगोह नदी के तट पर स्थित था। और कोट दीजी की बात की जाए दोस्तों इसकी खोज फजल अहमद के द्वारा की गई थी 1955 ईस्वी में, यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। हर फैक्ट को, हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। आलमगीरपुर, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1958 ईस्वी में, यह दोस्तों हिंडन नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा, जिसकी खोज बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा की गई थी 1961 ईस्वी में, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा की बात की जाए दोस्तों इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी 1967 से लेकर 68 ईस्वी के बीच में, यह मासर एवं मनाहर नदियों के संगम पर स्थित था। और लास्ट है आपका बनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973 से लेकर 74 ईस्वी के बीच में, यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। पूरी तरह से आप कंप्लीट करके चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी और कंटेंट निकल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। हर पॉइंट को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चंस का जो कोई आपका वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने हैं। एक बात ऑलरेडी बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी कंप्यूटर अभ्यर्थी दोस्तों हमारे PDF को परचेज कर चुके हैं दोस्तों, हो सके उनको प्रिंट आउट आप जरूर करवा लीजिए। आपके पास पूरा समय दोस्तों
प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को दोस्तों इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है, पूरी तरह से कलर में आपका पीडीएफ आ रहा है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें आपकी कम समय में क्लियर हो जाएंगी। ध्यान रखिए दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हो सके उन सभी टॉपिक्स को आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखें या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, दिशाहीन तैयारी नहीं करने हैं दोस्तों। आप जानते हैं आपकी इस वैकेंसी में सीटें कितनी हैं और कंपटीटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। नेक्स्ट, पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था दोस्तों, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट, आग की जानकारी मानव को पुरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ेंगे, नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में किया था और भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है आपका, बिहार के चिराद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य दोस्तों बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज दोस्तों मातृसत्तात्मक था। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। हर ट्रेंड से दोस्तों, हर फॉर्मेट से हर कंटेंट को पूरी तरह से उसी टॉपिक में कंप्लीट कर दिया जाता है जहाँ पे वो उठाए जाते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, ऋग वैदिक कालीन जितनी भी नदियां दोस्तों उनके प्राचीन और आधुनिक नाम। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, ऋग वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। अब देखिएगा, एक तरफ दोस्तों इसमें ऋग वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। दोनों टेंस से इसको आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात की जाए दोस्तों कुब्बू, तो किस नदी का प्राचीन नाम था? कुर्रम नदी का। ध्यान रखेंगे, अब कुर्रम दोस्तों किस नदी का आधुनिक नाम है? तो कुब्बू नदी का। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। बितस्ता दोस्तों ये किस नदी का प्राचीन नाम है? तो झेलम नदी का। परोसणी दोस्तों किस नदी का प्राचीन नाम है? तो रावी नदी का। और बिपाशा दोस्तों किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ब्यास नदी का। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, दृश्यद्योति मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम है। स्वास्तु दोस्तों स्वात नदी का प्राचीन नाम है। कुभा काबुल नदी का प्राचीन नाम है। अस्कनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। सतुदी सतलुज नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा दोस्तों गंडक नदी का प्राचीन नाम है। और गोमल ये गोमल नदी का प्राचीन, गोमती ये गोमल नदी का प्राचीन नाम है। यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट रखेंगे। थोड़ा सा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा देखिए, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पहला पॉइंट है आपका, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। ध्यान रखेंगे, एक है आपका दोस्तों ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के समय की बात की जाए तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का समय की बात की जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। ऋग वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? चार चीजें यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है, पॉलिटी का भी टॉपिक है। इसमें दोस्तों आप लोग भारत के गवर्नर, उसके बाद में गवर्नर जनरल तथा वायसराय, क्रम से एक एक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर की बात होगी, फिर गवर्नर जनरल की बात होगी, फिर भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बंगाल के गवर्नर देखें, फिर गवर्नर जनरल, आगे बढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट, किसके कार्यकाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के ही। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो लॉर्ड वेलिस्ली को। आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की बात हो रही है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और किसने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्य हड़प नीति यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और किसने 1848 ईस्वी में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही। नेक्स्ट, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के ही। और किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही। आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय की बात हो रही है, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट, किसके कार्यकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के। और भारत में पहली जनगणना 1872 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 1878 में किसके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे मनाता है? लॉर्ड रिपन को। किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के ही। और इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा 1883 में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के, ध्यान रखेंगे। क्रम से एक एक क्वेश्चन दोस्तों लगाए गए हैं, पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना 1881 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के ही। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के। और 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 तक चला के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। और सन 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, भारत में खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। हर क्वेश्चंस, हर फॉर्मेट, हर ट्रेंड से दोस्तों कंटेंट को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनन थगो थे। और किस क्रिप्स मिशन किस वायसराय के दौरान भारत आया था? तो लॉर्ड लिनन थगो के ही।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय, अंतिम की बात हो रही है, कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट, किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के ही। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसके बाद में जानते हैं आप लोग कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आया। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न प्रस्तावों का निर्माण, विभिन्न बैठकें, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को हर टेंट से टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई के नाम से जानाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें एक साथ आपकी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग होगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक तो ये वो हुम माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो बेमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। और तत्कालीन वायसराय जरूर ध्यान रखें, डॉक्टर पूछा था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इनके प्रथम अधिवेशन के समय दोस्तों भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोस्तों अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पहला पॉइंट है इसमें आपका 1924 के बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। जरूर ध्यान रखें डेट के साथ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। प्रिपेयर रहेंगे, अलग अलग ट्रेंड से पूछाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, आप लोग जानते हैं, जो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता यानी कि कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। जरूर ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एस बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और इसी के साथ वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हो गए और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। यहाँ तक इसको कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? जनरल साइंस में जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक है आपका दोस्तों बायो का टॉपिक, वहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन लगाया गया है। और मोस्ट में दोस्तों बायो के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। अब चलिए दोस्तों इस सेट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। नेक्स्ट, रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है? तो गन्ना से है। नेक्स्ट, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर की है। और कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो आलू की है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो धान का होता है। नेक्स्ट, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में। और गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। और फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है? वो पुष्पक्रम है। आगे बढ़ेंगे। ट्रक फार्मिंग क्या दोस्तों? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? लाइकोपिन के। नारियल का खाने भाग होता है भ्रूणपोष है। और लीची फल का कौन सा भाग खाता है? तो एरिल है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नाशपाती यानी कि पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? तो बीजों से। और कुनोन प्राप्त होता है दोस्तों सिरकोना की छाल से। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पत्तियों से होती है। और प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। नेक्स्ट, वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वर्सन तथा क्रिक ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था? लेमार्क ने। और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता तो डी ब्रीस थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? परवाल यानी कोरल्स क्या है? तो समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट, पित्त यानी बायल कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। सफेद रक्त कण यानी WBC का होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही AB और कौन सा रक्तवर्ग शब्दाता है? O है। शेरवर्म किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। और एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो ये एड्स की पहचान के लिए की जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा था? तना है। हाइड्रोफोबिया क्या है दोस्तों? तो रोग प्रतिरोध। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विषाणु के द्वारा। इसका वह क्या है हाइड्रोफोबिया का? तो विषाणु है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पीलिया रोग में शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? वो यकृत है। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों और भी टॉपिक हम ऐड करते तो वीडियो आपका लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।